गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में देखो हमने क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, और उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद हमने बोला था कि उसी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से क्या होगा, हमारे जो भी हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, बीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या था हमारा कि उनको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम वो देखेंगे कि हम कैसे उन तीन लॉज की एक्सप्लेनेशन हो सकती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। सो फर्स्ट हमने जो किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके लिए अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या किया था, सिंपल एक चीज़ अगर हम एक लाइन में बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डायरेक्ट हमारे पास एक मतलब आता था कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास आता था किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो अगर ये हमारे पास आया तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक पॉस्टुलेट आई थी हमारे पास, क्या थी कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये पॉस्टुलेट हमारे पास किस में आई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब जब हमने ये बोल दिया कि कुछ भी नहीं हो सकता, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय, तो क्या है कि सिंस एटम कांट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में पहले जितने एटम्स थे क्या होगा, उतने ही एटम्स अब भी हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर अब भी उतने ही एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एटम्स इन reactants will be equal to atoms in products। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में जितने एटम थे वो उतने ही एटम हमारे किस में रहेंगे, प्रोडक्ट में। कोई चेंज नहीं आएगा भाई, जितने एटम थे उनको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम नए एटम बना सकते हैं। जितने थे पहले उतने ही बाद में रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एटम्स जब सेम हैं तो उससे हमारा क्या हो गया कि मास ऑफ एटम्स जो था वो भी सेम रहेगा। भाई मान लो यहाँ पे दो एटम थे, इधर भी दो एटम गए, तो जितना मास यहाँ पे दो एटम का जो भी मास होगा वही उधर मास होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई जब एटम कंजर्व्ड रहे तो क्या हो गया, मास भी हमारा वही सेम रहेगा। तो इससे, और यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमने पहले भी रिएक्शन डिस्कस की थी, CaCO3 है। CaCO3 को अगर हीट करते हैं, हीट करने को बोलते हैं बेटा, वैसे होता है डिकम्पोजिशन। अगर कोई चीज़ टूट रही है, ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन है, और अगर हीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करते हैं तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2। अब अगर इसमें देखें हम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और दूसरी चीज़ क्या है कि एटम के जो कंजर्वेशन का, देखो यहाँ कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे भी कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये और दो ये, क्या हो गए, तो हमारे एटम्स कंजर्व्ड हैं। और ये एग्जांपल हमने किसके लिए लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिया था, के लिए लिया था। तो वो तो हमें पता ही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो कर ही रहा है। और यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि ये उस पोस्टुलेट को भी जस्टिफाई कर रहा है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एटम्स दोनों साइड सेम है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है
तो ये तो एक्सप्लेन हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ, कौन सा था हमारा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसी को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं या हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे एक्सप्लेन करेगा ये, देखो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ही एक पोस्टुलेट करी थी। पोस्टुलेट क्या थी कि व्हेन एटम्स combine with each other to form molecules, they combine in whole number ratio, और रेशियोज कैसी थी हमारे पास, जैसे 1:1 कंबाइन कर सकते हैं कि भाई एक एटम एक चीज़ का, दूसरा एटम दूसरी चीज़ का, या फिर 1:2 कर सकते हैं, 2:3 कर सकते हैं, कैसे भी हमारे पास रेशियो होगी, होल नंबर रेशियो होगी। ये हमने बोला था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता था, देखो मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमारे पास आए तो इसमें हमें ये पता है कि जब वाटर बनाना होता है तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन करके ही क्या बनाते हैं, H2O। तो इसमें हमारा क्या है कि हमें ये पता है कि जी H2O जब भी बनेगा हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट हमारी रेशो चलेगी, क्या, 2:1, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। यही हमारा क्या था, ये पोस्टुलेट थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल दे कंबाइन इन होल नंबर रेशो। यहाँ पे क्या है, 2:1 के रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। और यही हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी कोई अगर कंपाउंड बन रहा है तो अगर कंपाउंड बना है तो हमेशा चाहे हमारा सोर्स चेंज हो जाए, वाटर हम कहीं से भी ले लें, लेकिन हमेशा वो इसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो हमने लॉ किया था वो था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था हमारे पास, उसमें ये था कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई 2 एलिमेंट्स हैं तो वो, ये तो हमने देख लिया कि होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, लेकिन वो अलग अलग रेशियोज में भी कंबाइन कर सकते हैं। वही 2 सिमिलर एलिमेंट्स अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो मतलब देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब उनकी प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगी, और मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में कंबाइन होके अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी एक पोस्टुलेट थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, वो क्या थी कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट ratios to form डिफरेंट कंपाउंड्स। ये हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में था कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल SO2 एंड SO3। इसमें हमारे पास क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसमें सल्फर ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:2, और इसमें क्या है, 1:3। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, और यही हमारा पोस्टुलेट से एक्सप्लेन होता है कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड के फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो, ये तो होगी हमारी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन कैसे करा, लेकिन कभी भी देखो थ्योरी आती है, और ये तो काफ़ी जो बिल्कुल शुरू में हमारे पास थ्योरी आई थी, तो अगर कभी भी ऐसे कोई थ्योरी आती है तो हमेशा उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। हर एक थ्योरी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसलिए फिर हमारा साइंस में प्रोग्रेशन एक चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या देखना है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई
उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो अब हम देखेंगे क्या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हमें एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखने हैं। तो देखो, जब हम ड्रॉबैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉबैक अगर हम देखें तो डाल्टन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू थ्योरी एटम्स आर इनडिविजिबल। भाई थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि एटम्स हमारे इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन हमें पता है कि अब एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या फेल हुई। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी एटम्स आर डिविजिबल बट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन आई ये हमारे पास। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड में उसने क्या बोला कि देखो, उसने बोला दिस थ्योरी सेज दैट atoms of an element have same mass। मतलब अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स का क्या होगा, सिमिलर मास होगा। लेकिन ये देखा गया बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। बोला क्या गया भाई, थ्योरी में ये बोला गया कि अगर एक सेम एलिमेंट है, कोई एक हमने एलिमेंट लिया है, उसके अगर हम एटम्स को देख रहे हैं तो उन सबका मास सेम आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था, मास थोड़ा चेंज भी हमें मिला कि हाँ कुछ एटम्स का मास अलग भी हो सकता है। वो अलग कहाँ होता है वो तुम आगे देखोगे, अभी वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जो डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। थर्ड हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी एटम्स ऑफ different elements will have different mass but atoms of different elements can have same mass। तो ये फर्स्ट पॉइंट का जस्ट ऑपोजिट हो गया। देखो डाल्टन ने क्या बोला, उसने सीधी सी चीज़ बोली, अगर कोई सिमिलर एलिमेंट है तो उन सब एटम्स का मास सेम होगा। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास अलग है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो उनके एटम का मास भी अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रोग्रेशन हुई साइंस में और हमने देखा तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आए, इसमें हमने ये बोला था कि सेम एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट मास के हो सकते हैं, और यहाँ बोला गया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम का भी सेम मास हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक ये प्रॉब्लम आई कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डाल्टन की थ्योरी में क्या प्रॉब्लम आई, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने ये तो सब बोल दिया कि एटम कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो एक बेसिक चीज़ यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम आखिर कंबाइन ही क्यों होंगे। हमें पता है एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन उनको कंबाइन होने की ज़रूरत क्या है। तो ये भी क्या था हमारा, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ एक्सप्लेन होती है आगे, जैसे जैसे हमारे साइंस में
डेवलपमेंट्स हुए, आगे तुम्हारे पास साइंटिस्ट आएंगे, जैसे हमारे पास आते हैं जे थॉमसन और आगे रदरफोर्ड और नील्स बोर। तो इन साइंटिस्ट ने क्या करा, इन साइंटिस्ट के आगे उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट करी और वो उनसे एक्सप्लेन होता है हमारा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। धीरे धीरे करके जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो क्या करती है, वो प्रीवियस थ्योरी के ड्रॉबैक को ही उनको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।